नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अप पर। यह आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नोत्तर का तीसरा क्लास है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, साल 2018 में या साल 1919 में या साल 1920 में या साल 1921 में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि असहयोग आंदोलन जो है वह साल 1920 में शुरू किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं इसके बारे में कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वह की गई थी 1 अगस्त साल 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे जानते हैं अन्य फैक्ट के बारे में कि कांग्रेस द्वारा सितंबर साल 1920 में कलकत्ता में आयोजित एक विशेष अधिवेशन में विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने और विधान परिषद का बहिष्कार करने एवं असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया था। संपूर्ण आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। यहाँ पर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार किए जाने के संदर्भ में कहा था कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी है। तो यहाँ पे दो फैक्ट याद रखिएगा कि यह 1 अगस्त साल 1920 को शुरू हुआ था और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा नारा क्या था। यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात किया जाए तो केवल आपकी ब्रिटिश नहीं, क्योंकि जो पांचों कंपनियां आई थी उन सभी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। बस वहाँ पे ब्रिटिश या फ्रांसीसी या पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी लगता था। तो यहाँ पे इन पांचों कंपनियों के बारे में पूछ रहा है कि जो पांचों कंपनियां आई थी उनका शुरुआती दौर में नारा क्या था। केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, या भूभाग नहीं व्यापार, या इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआती दौर में जैसा कि आपने पता है कि जो भी व्यापारिक कंपनियां आई थी यूरोप से, उनका शुरुआती दौर में केवल और केवल एक ही लक्ष्य था, व्यापार करना। वो भूभाग के कारण यहाँ पर नहीं आए थे, व्यापार। तो इनका प्रारंभिक नारा क्या था, भूभाग हमें नहीं चाहिए, हमें केवल आपसे क्या करना है, व्यापार करना है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। और जैसा कि आपने पता है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वह पुर्तगीज थी, ठीक है। और इस प्रकार से कुल 5 कंपनियां आई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो यूरोपीय, जो प्रथम यूरोपीय फ्रांसिस गवर्नर था जिसका नाम था डुप्ले। ये डुप्ले जो था, इसने भारत में राजनीतिक कमजोरी को समझा और इसका लाभ उठाने का प्रयास किया। राजनीतिक कमजोरी क्या थी कि सभी राजा आपस में लड़ भिड़ रहे थे और इसी राजनीतिक कमजोरी को सबसे पहले किसने समझा था, डुप्ले ने। और यहीं से उन्होंने भूभाग पर भी कब्जा, व्यापार के साथ साथ भूभाग पर भी कब्जा करना शुरू किया। तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि किस यूरोपीय गवर्नर ने सबसे पहले भारत की राजनीतिक कमजोरी को समझने की कोशिश करी, तो वह डुप्ले था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साल 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है आपका लाला लाजपत राय, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या पंडित मोतीलाल नेहरू, या सरोजनी नायडू। तो जैसा कि यहाँ पे पता है कि साल 1925 में जो कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उनके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षता जो थी वह थी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष थी वह बनी थी साल 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। और साल 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी जो महिला अध्यक्ष बनी थी वह सरोजनी नायडू थी। यह पहली भारतीय महिला, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और अगर आपसे केवल महिला पूछ ले पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। जैसा कि आपने पता है कि यह जो थी सरोजिनी नायडू के अगर बारे में बात किया जाए तो यह पहली महिला थी जो किसी राज्य की राज्यपाल बनी। और किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो और साथ ही साथ अन्य फैक्ट की अगर बात किया जाए तो जैसा कि आपने पता है कि दिसंबर साल 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया और पहला जो अधिवेशन किया गया था वह मुंबई में किया गया था। और इस दौरान जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे साल 1887 में बनाए गए थे और वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो इन सारे फैक्ट को भी आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कूट नहीं है, यहाँ पर हम सूची 1 और सूची 2 को, तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और साथ ही साथ उनकी पत्नियों के नाम दिए गए हैं, तो हमें इनको यहाँ पर मैच करना है। व्यक्तियों के नाम है तो सबसे पहले दिया गया है चित्ररंजन दास, जिनको हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं। तो चित्ररंजन दास की वाइफ का जो नाम था वह था बसंती देवी। तो चित्ररंजन दास की वाइफ का नाम था बसंती देवी। लाला लाजपत राय की अगर बात किया जाए तो लाला लाजपत राय के वाइफ का नाम था राधा देवी, तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी की अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की अगर बात किया जाए तो इनकी पत्नी का नाम था स्वरूप रानी। और जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी की माता का जो नाम था वह था पुतली बाई। पुतली बाई इनकी माता का नाम था। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि आपने पता है कि लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। और देश बंधु चित्ररंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में जो एक अहम कड़ी है कि इन लोगों ने मिलकर साल 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, चित्ररंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर साल 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था और यहाँ पे मैच करने के लिए दिया था। तो ये आपका मैचअप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि साल 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? लॉर्ड वेल्जली या वारेन हेस्टिंग्स या थॉमस हिस्टोप या आर्टर लोनी? तो यहाँ पर बात करते हैं कि साल जो है कि 1798 में जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था वह था लॉर्ड वेल्जली। और लॉर्ड वेल्जली एक चीज के लिए काफी फेमस था और वह था सहायक संधि। लॉर्ड वेल्जली ने ही सहायक संधि को लागू किया था। तो यह बेसिक तौर पे सहायक संधि के नाम से सहायक संधि के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि सहायक संधि द्वारा सबसे पहले किस राज्य का विलय किया गया था? तो साल 1798 में आया और इसी दौरान इसने सहायक संधि को लागू किया और इसने सबसे पहले हैदराबाद को, ठीक है, इसने सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को सहायक संधि के द्वारा या हैदराबाद रियासत को सहायक संधि के द्वारा सबसे पहले विलय किया। यहाँ पे सहायक संधि के द्वारा बेसिक तौर पे होता क्या था? तो सहायक संधि के द्वारा भारतीय शासक पंगु हो जाते थे और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वो अंग्रेजों के बंदी, मतलब केवल राजा तो रहेंगे लेकिन सारे सैनिक किसके अधिकार क्षेत्र में थे? अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में थे। ये अपने सैनिकों को ऑर्डर नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस केवल नाम मात्र के क्या थे? राजा थे। तो ये थी सहायक संधि। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? लॉर्ड रीडिंग ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड वेवेल ने? तो यहाँ पर विश्वविद्यालयों को सरकारीकरण करने का जो बढ़ावा दिया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर होता है सी। इसका मूल उद्देश्य क्या था? यहाँ पे अब ये नहीं था कि सरकारीकरण करके, ठीक है, और विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाना था। इसका मूल उद्देश्य था कि उस समय जितने भी स्वतंत्रता हमारे सेनानी थे उनकी जो भी स्वतंत्रता से संबंधित गतिविधियां होती थी वह कहाँ पे होती थी? विश्वविद्यालयों में होती थी। और ये सारे के सारे विश्वविद्यालय क्या हुआ करते थे? प्राइवेट हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हुआ करता था। तो इस प्रकार से कर्जन को पता चला कि जब तक इस पे हम नियंत्रण नहीं थोपेंगे तब तक ये इस प्रकार की गतिविधियां करते रहेंगे। तो जो स्वतंत्रता संबंधी गतिविधियां थी उसको रोकने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि जितने भी विश्वविद्यालय थे उनको सरकारीकरण किया और धीरे धीरे उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया कि अब यह सरकारीकरण रहेगा तो ये लोग हमारे अंडर में रहेंगे। इस कारण से इसको सरकारीकरण का बढ़ावा दिया था, अन्य कोई दूसरा रीजन नहीं था। अब यहाँ पे था कि इसी दौरान एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था रैले आयोग। रैले आयोग। तो कई बार पूछा जाता है कि रैले आयोग का संबंध किससे है? तो रैले आयोग का संबंध भी जो है विश्वविद्यालय से है। और यह कब गठित किया गया था? तो उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड कर्जन ही था। और लॉर्ड कर्जन ने साल 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया और इसका कारण कि यही था कि विश्वविद्यालय अधिनियम पास करके जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनको क्या किया जाए? सरकारी किया जाए। और साथ ही साथ हम सरकारी करेंगे तो उस प्रकार से वो विश्वविद्यालय हमारे नियंत्रण में रहेंगे और इस प्रकार का जो स्वतंत्रता या अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी मूवमेंट है उस पर हम नियंत्रण रख सकेंगे। तो इन कारण से सरकारीकरण को इसने बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था वह था साल 1772 से लेकर 1785 तक। अगर
यहाँ पे अगला है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के अगर कार्यकाल की बात किया जाए तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था साल 1848 से लेकर साल 1856 तक। लॉर्ड वेल्जली की अगर बात किया जाए, जो सहायक संधि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, तो लॉर्ड वेल्जली कब आया था, तो साल 1798 में आया और इसी दौरान इसने सहायक संधि को भी लागू किया था और यह साल 1798 से लेकर साल 1805 तक यहाँ पर बना रहा। और अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था साल 1786 में आया और यह साल 1793 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले जो आता है वह आता है वारेन हेस्टिंग्स, उसके बाद आता है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस चौथे नंबर का, फिर उसके बाद आता है आपका वेलेजली तीसरे नंबर का और उसके बाद आता है आपका लॉर्ड डलहौजी दूसरे नंबर का। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, या अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, या अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच, या अली बंधुओं और मौलाना आजाद के बीच। तो जैसा कि आपने पता है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया और आपने पता है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो मुस्लिम लीग का गठन मतलब कि कांग्रेस के अंदर जो आंतरिक फूट हुआ था उसी के कारण साल 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में जो था कांग्रेस जो था दो भागों में बट गया था, ठीक है, नरम दल और गरम दल। और ये जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, तो इसे सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो 1907 में नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस बढ़ गया, 1906 में मुस्लिम लीग बढ़ गई। और इस दौरान जो हमारे राजनेता थे और अन्य नेता थे जैसे कि एनी बेसेंट हो गई और बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन लोगों ने सोचा कि अगर लोग आपस में ही छूटे रहेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, तो इन्हें फिर से क्या करना है, एकजुट करके लेकर आना है। और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों के दौरान साल 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में और इस दौरान कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह थे अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मंच में आते हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस दो भागों में बटा हुआ था नरम दल और गरम दल, ये भी एक साथ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल भी एक साथ मिल गए थे। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या असहयोग आंदोलन के समय, या बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आपका कि स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया गया था। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि साल 1905 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो होता है बनारस में और इस दौरान जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन्होंने अध्यक्षता करी और इसी दौरान जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, ठीक है, 1905 में, परंतु यह कांग्रेस के द्वारा पारित नहीं किया जा सका। आगे की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में साल 1906 में, ठीक है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को पारित कर लिया जाता है और उसके बाद आपने पता होगा कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन चलता है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाता है। और रीजन क्या था कि बंगाल विभाजन की घोषणा, और आपने पता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और यह घोषणा कब की गई थी, 19 जुलाई साल 1905 को, साल 1905 को यह घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को
बंगाल को भारत से अलग कर दिया गया, जिसके कारण 16 अक्टूबर को पूरे भारत में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था, लोगों को, ठीक है, एक दूसरे से राखियां बंधवाई थी। तो यहाँ पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, और यह किसने कहा था? नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी ने या इंदिरा गांधी ने? तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह स्टेटमेंट जो है वह महात्मा गांधी का है। और यहाँ पे धर्म से जो संबंध है, या किसी समुदाय या किसी धर्म को रिलेट नहीं कर रहा है, धर्म का अर्थ यहाँ पे नैतिकता से है। यानी कि राजनीति तभी तक सही है जब तक कि उसमें नैतिकता है। अगर राजनीति और नैतिकता दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो उस राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। जैसा कि आपने पता है कि महात्मा गांधी के और सारे नारे हैं, करो या मरो, जो 1942 में जो है करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो का नारा, ठीक है, भारत छोड़ो, एक है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू किया गया था, और इस दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो भारत छोड़ो का जो नारा था वह यूसुफ मेहरा के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहरा के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। हालांकि दिए गए प्रश्न का सही आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। पहला है कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास, दूसरा है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा कह रहा है न तो ए नहीं बी। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण ये था कि कम कीमतों वाली मशीनों का विकास। जैसा कि आपने पता है कि औद्योगिकरण की जब शुरुआत हुई तो उस दौरान ब्रिटेन में, ठीक है, मशीनें आ गई, और मशीनों से जो भी चीज़ें बनती थी वह काफ़ी कम समय में और सस्ते में बन जाती थी। और दूसरा था कि भेदभाव टैरिफ नीति, यानी कि अगर ब्रिटेन से कोई सामान भारत आ रहा है तो उसके ऊपर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगते थे, या यहाँ से कच्चा माल ब्रिटेन लेके जा रहा है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगते थे। तो जिसके कारण ब्रिटेन की सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, सस्ती हो जाती थी, और भारत की चीज़ें क्या हो जाती थी, महंगी हो जाती थी। तो यह दोनों कारण है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने, या चार्ल्स विल्किंस ने, या अलेक्जेंडर कनिंगम ने, या जॉन मार्शल ने? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता का जो है वह अंग्रेजी में जो अनुवाद है वह किया गया था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। तो सही आंसर होता है बी। अलेक्जेंडर कनिंगम की अगर बात किया जाए तो भारतीय पुरातत्व विभाग के इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। विलियम जोन्स ने जो था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करी थी, विलियम जोन्स ने। और अन्य की अगर बात करें तो इसके साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ साथ इन्होंने, विलियम जोन्स ने, अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे एक नाम आता है जोनाथन डक्कन ने 1791 में बनारस में जो था, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और फोर्ट विलियम कॉलेज की अगर बात किया जाए तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वह लॉर्ड वेल्जली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? चित्तरंजन दास को, या अबुल कलाम आजाद को, या खान अब्दुल गफ्फार खान को, या गोपाल कृष्ण गोखले को? तो यहाँ पर जानते हैं कि फ्रंटियर गांधी जो है वह खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो सही आंसर होता है सी। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेड स्टोन कहा जाता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कि जो आपका भारत का उत्तर पश्चिमी का मतलब कि ये वाला जो अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र था, यहाँ पर इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना साल 1929 में करी थी। और ये लोग जो थे खुदाई खिदमतगार वाले, ये हमेशा लाल कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रदर्शन या अपनी बातों को कहते, तो इसीलिए इसे लाल कुर्ती आंदोलन का भी नाम दिया गया, ठीक है। और इसमें कुल सदस्यों की संख्या लगभग 4000 मानी जाती है, और ये पूरे भारत में फैले और अपने
चीज़ों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करी, अपने आंदोलन को इन्होंने फैलाया। तो इसका दो नाम आता है, एक है खुदाई खिदमतगार, और ये लोग लाल कपड़ा पहनते थे इसलिए इन्हें लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और 1929 में इसकी स्थापना करी गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को जैसा कि मैंने बताया कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, दादा भाई नौरोजी ने या अरविंद घोष ने? तो जैसा कि आपने पता है कि साल 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे अधिक कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं वह दादा भाई नौरोजी बने हैं। कुल 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है। अब यहाँ पे जो कुछ प्रमुख हैं कि जैसा कि आपने बताया कि 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया था बंबई में, और इसका पहला अधिवेशन यहीं पर हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो बने थे वह व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, इस दौरान कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में हुआ था, और इस दौरान गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1906 में यहाँ पे दिया ही गया है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है सूरत में, और इस दौरान कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता जो करते हैं वह रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। और 1907 में सूरत में जब अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस नरम और गरम दल में बढ़ जाता है। 1916 की अगर बात किया जाए तो 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ समझौता होता है, इससे के तहत नरम दल और गरम दल एक साथ आते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक साथ आते हैं। 1917 की बात किया जाए तो पहली बार किसी महिला के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता करी गई थी, और वह थी एनी बेसेंट। और 1924 की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के एक बार मात्र अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी 1924 में, और यह था कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। और 1925 की अगर बात किया जाए तो भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? यानी कि अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था उस दौरान अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह या अमजद शाह या मोहम्मद अली शाह या हैदर सुलेमान शाह? तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका ए कि जब अवध को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया उस दौरान अवध का जो नवाब थे वह वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह जो थे वह अवध के अंतिम नवाब थे। और जैसा कि आपने बताया कि 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया। अब यहाँ पे होता है कि अवध राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो साल 1722 में अवध की स्थापना जो थी वह सआदत खां के द्वारा किया गया था, और सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की भी उपाधि प्राप्त थी। और जब अवध का विलय किया जा रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। तो ये सारे फैक्ट इससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये थे आपके इतिहास का तीसरा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।